नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्वदेश खबर में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। 2 दिन की बैठक है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर तो चर्चा होगी ही, साथ में आने वाले दिनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव भी हैं, उन पर भी रणनीति पर भी चर्चा होगी। मीटिंग में स्पेशल और परमानेंट इनवाइटी समेत 56 नेता हैं जो आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं और आज इस तमाम अहम चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता रंजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीता, बताइए क्या है आज एजेंडा पर? एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, 56 कुल मिला के डेलीगेट्स होंगे जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे। क्या कुछ एजेंडा पे होगा आज? कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो शुरुआत जो हुई वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओपनिंग रिमार्क्स के साथ। उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कई चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें महंगाई का मुद्दा रहा, अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है ये मुद्दा रहा। इसके अलावा कृषि कानून को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि किसान जो है उनके लिए ये कानून ठीक नहीं, इस पर बात की। लेकिन जो सबसे अहम रहा वो जो है वो सोनिया गांधी का ये बयान कि कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसकी जानकारी वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल देंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। जो पूरी प्रक्रिया रहेगी वो 1 नवंबर से शुरू होगी 2021 और ये 2022 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इस दौरान जो हम कह सकते हैं कि संगठन के जितने भी चुनाव चाहे राज्यों में हो या एआईसीसी डेलीगेट बनाने का, ये तमाम जो प्रक्रिया है ये लगभग 1 साल चलेगा और 2022 में अब चुनाव होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए। साफ तौर पर इस अपने ओपनिंग रिमार्क में सोनिया गांधी ने उन नेताओं पर भी इशारों में बयान दिया जिसमें लगातार G23 के नेता जो खुलकर मीडिया में बात कर रहे थे और खासकर पिछले दिनों जो कपिल सिब्बल ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास अपना अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे बातचीत करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आइए हम चर्चा करते हैं। और चुनाव को लेकर जो भी चर्चाएं हैं वो आज इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है उन पर चर्चा की जाएगी और राजनीतिक जो स्थिति है देश की उन तमाम मुद्दों पर, वो महंगाई का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ ये मुद्दा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। सोनिया गांधी ने अपना भाषण खत्म कर दिया है और एक एक कर वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया रंजीता इस तमाम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें बताने के लिए। तो CWC की ये इन फिजिकल मीटिंग कोरोना पेंडेमिक के बाद से पहली फिजिकल मीटिंग है जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे डेलीगेट्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं और मुद्दे बहुत सारे हैं। आगे आने वाले 5 क्षेत्रों में, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर लाइन एंड लेंथ डिसाइड होगी। साथ ही महंगाई का मुद्दा, लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से आज इस बैठक से जो मुद्दे होंगे वो इन मुद्दों के आसपास एजेंडा रहेगा। चलिए आप बढ़ते हैं आगे और एक इम्पॉर्टेंट खबर का आप रुख कर लेते हैं जो है डिफेंस से जुड़ी हुई। डिफेंस के क्षेत्र में देश को महाशक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देश को 7 नई डिफेंस कंपनियां समर्पित की हैं। ये कंपनियां 47 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को मिलाकर बनाई गई हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि नई कंपनियां जल्द ग्लोबल पहचान बना पाएंगी। आइए सुनते हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है।
सो रिफॉर्म्स की रफ्तार लगातार बनी हुई है और अब डिफेंस में बड़े अनाउंसमेंट आते हुए पीएम की तरफ से। चलिए अब रुक कर लेते हैं अर्निंग्स का। आज दो बड़ी कंपनियों के, बड़ी दिग्गज कंपनियों के, एक बड़ा वेटेज है इस पर इंडेक्स का, दो कंपनियों के नतीजे आने हैं। दिग्गज प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने आज रिजल्ट्स पोस्ट करने हैं और साथ ही डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स आज अपने नतीजे पोस्ट करेगा। एचडीएफसी बैंक को लेकर कैसा अनुमान है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं क्या कुछ आपने कंपाइल किया है, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है फ्राइडे को, लग रहा है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, एनआईआई में सुधार क्या एक्सपेक्टेड होने चाहिए? जी, अब एचडीएफसी बैंक के साथ देखिए बैंकिंग स्पेस के भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और उसमें सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़े नतीजे दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी। हमारा अनुमान है कि स्टेबल ग्रोथ ही रहेगी। जिस तरह के क्वार्टरली ग्रोथ हम देखते हुए आ रहे हैं, इस बार भी ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं मिलेगा। एनआईआई में 11% की ग्रोथ का अनुमान है। मुनाफे में भी 17 से 20% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। मार्जिन स्टेबल रहेंगे 4.15% पर और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। 1.4% के आसपास हम उम्मीद करें कि ग्रॉस एनपीए के आंकड़े रहेंगे। नेट एनपीए 1% के नीचे ही रहने को मिल सकते हैं। नजर रहेगी इस बार कमेंट्री पर कि रिटेल ग्रोथ को लेकर किस तरह के बयान आते हैं। वैसे तो हमने Q2 अपडेट देखा था, अच्छी ग्रोथ दिखी थी कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस में, लेकिन उसमें रिटेल पोर्टफोलियो का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा अब क्योंकि बैंक के ऊपर से जो बैन लगा था क्रेडिट कार्ड कारोबार को लेकर, अब वो हट चुका है और तेजी से हमने देखा एचडीएफसी बैंक ने इस तरफ फोकस भी अपना बढ़ाया था। तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से किस तरह की ग्रोथ आई है और आगे के लिए क्या आउटलुक बैंक देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मोरलेस अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। चलिए, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे भी देखना होगा कि Q2 अपडेट जिस तरह के निकल के आया बैंकों से, वहाँ एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेगी। एक लीडर है बैंकिंग स्पेस से और जाहिर तौर पर जिस तरह के रिएक्शन बैंक निफ्टी ने और एचडीएफसी बैंक ने हमें शुक्रवार को दिया, उससे इंडिकेशन है, यानी मार्केट स्ट्रीट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगा। दूसरी दिग्गज कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उनके भी आज नतीजे आने, ये कैसे रह सकते हैं, किस तरह का अनुमान रखना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी विनी है जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट कंपाइल किया है। विनी, बताएं क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? डीमार्ट अपने Q2 FY22 नंबर्स पोस्ट करने वाला है और उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करिए कि कंपनी की काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का जो अपडेट है उसमें बोला कि कंपनी का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है 47% अराउंड ऑन अ ईयर बेसिस पे। वहाँ उनके प्रॉफिट्स भी डबल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट डबल लास्ट ईयर से कंपेयर हुए। लास्ट ईयर ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट था, कोविड से थोड़ा रिकवर हुए थे, पर ये टाइम डबलिंग ऑफ द प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 413 करोड़ रुपीस पे। वहाँ पे ऑल्सो उसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है कंपनी के, वो एक्सपेक्टेड है कि 200 से ज़्यादा बेसिस पॉइंट से एक्सपेंशन होगी डीमार्ट के मार्जिन्स की। और ये मार्जिन्स मेनली जो एक्सपैंड हुए हैं उसकी वजह है कि जनरल मर्चेंडाइज जो सेल है वो इम्प्रूव हुई है। कंपनी की काफ़ी अच्छी कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी है और उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी कंपनी को बेनिफिट करेगा। सो काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन है, 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 8.3% पे। नाउ जो कंपनी ने दिया है अपने Q2 अपडेट में, वहाँ कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट दी थी कि जो हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं वो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम लोग Q2 FY20 से कंपेयर करें जो प्री कोविड लेवल है उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और 28.6% कंपेयर करें Q2 FY20 से। सो प्री कोविड से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है, प्री कोविड से बेटर रेवेन्यू आने वाला है ये टाइम डीमार्ट का। और स्टॉक प्राइस भी देखें तो काफ़ी अच्छी मूव हुई है स्टॉक प्राइस में भी। ये वीक में 13% से ज़्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हुआ है। और मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है कंपनी की मार्केट कैप। सो श्योरली इंटरेस्टिंग है डीमार्ट के अर्निंग्स और उसमें हम लोग देखेंगे कि कमेंट्री क्या आती है डिमांड ट्रेंड्स पे, उनके स्टोर एडिशन और एक्सपेंशन प्लान पे और उनके फुटफॉल्स भी कैसे आ रहे हैं, वो भी हम लोग कमेंट्री के लिए वेट करेंगे। चले, शुक्रिया विनी। यानी प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा खरीदारी अब हो रही है, ये ऐसा मानना है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो उन्होंने Q2 नंबर्स के हिसाब से अपडेट दिया है। तो रेवेन्यू बढ़कर आने की उम्मीद है, देखना होगा अब कमेंट्री किस तरह से आती है। मार्जिन्स में भी एक अच्छा अपसर्ज दिख रहा है।
तो इंतजार रहेगा। अब से कुछ देर में एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी रिजल्ट्स आने हैं। अब चले रुक करते हैं अगली खबर का। देश में आज लगातार तीसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में दोनों ही पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में लगभग 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए पर है और वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत जो है वो 112 रुपए है। डीजल का दाम 102 रुपए के भाव पर है। और आइए सुनते हैं इस बढ़ी हुई कीमत पर किस तरह से आम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों पर आम लोगों का क्या कहना है, आइए हमने जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की। सारा कुछ तो बर्बाद हो लिया सर, और है क्या क्या गरीब आदमी के लिए। अभी पेट्रोल ही थी, थोड़ी बहुत कुछ काम कर लेते हैं मिडिल क्लास आदमी, वो भी बंद हो जाएगा अब धीरे धीरे। सारा असर पड़ेगा सर, खाने की चीज़ से लेकर पेट्रोल से सारा कुछ। समझो गरीब आदमी तो वैसे नहीं मरा तो वैसे मर जाएगा, गरीबी से मर जाएगा, कुछ कोरोना ने मार दे, कुछ वैसे मर जाएगा गरीबी इसी से महंगाई से। वो जब 74 रुपये थे तब से तो हम डलवा रहे हैं, तब 74 रुपये जब हुआ तो कोई दूसरा बंदा आता है वो उस पर कपड़े फाड़ रहा है, आ रहा है 105 रुपये लीटर है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। हर बंदा पब्लिक इसका बेवकूफ़ की तरह डलवा रहा है, काम कर रहा है। कोरोना की मंदी से तो एक तो मार रखा है, दूसरे जो ने मार रखा है। तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई के पीछे बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आना। ब्रेंट क्रूड का भाव अब $85 के पार निकल चुका है, जो 7 साल का सबसे उछला स्तर है। बढ़ती मांग सप्लाई को लेकर चिंता से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। कोयले की बात करें, गैस की बात करें, इन दोनों की ही कीमतों में उछाल के कारण ये भी बड़ी वजह है कि क्रूड डिमांड आगे और बढ़ने के आसार हैं। अगले कुछ महीनों तक सप्लाई पर दबाव भी रह सकता है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि गैस और कोयले की कमी के कारण क्रूड की डिमांड 5 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ सकती है, जिससे सप्लाई और डिमांड में अंतर 7 लाख बैरल तक जा सकता है। तो इस मिसमैच के कारण भी हम देख रहे हैं कि लगातार उबाल पर है ब्रेंट क्रूड। और चलिए अब एक और तेल की बात कर लेते हैं, एडिबल ऑयल की। त्योहारों के सीजन में लोगों को खाने के तेलों की महंगाई से जल्द राहत मिल सकती है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद अब इसका फायदा ग्राहकों को पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और तेज कर दिए हैं। खबर है कि अब एडिबल ऑयल के प्राइसेस कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं, कूल ऑफ हो सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमसे जुड़े हैं। समीर, आप बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास, कहां तक राहत मिल सकती है आम लोगों को? जी बिल्कुल, त्योहारों से पहले सरकार की कोशिश ये है कि खाद्य तेल की जो कीमत है वो बाजार में कम हो, लोगों को इसका राहत मिले। और जो पिछले 1 साल से लगातार ट्रेंड चला रहा है कि खाद्य तेल की कीमतें काफी ऊपर हैं, तो लोगों को उससे कुछ हद तक राहत मिले। इसी के चलते जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसने 8 बड़े राज्यों को, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इस बात की सिफारिश करी है कि जो आयात शुल्क में कटौती करी है केंद्र सरकार ने, इसका फायदा वो लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो बड़े राज्य हैं इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके साथ ही गुजरात जैसे जो बड़े राज्य हैं, ऐसे 8 राज्यों को चिट्ठी लिख करके इस बात की सिफारिश की है कि आप आयात शुल्क में कटौती का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि हाल में केंद्र सरकार ने जो क्रूड पाम ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है, इस पे आयात शुल्क को 2.5% जो अभी चल रहा था उसको घटा करके 0 पर ला दिया है, 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है। और ये जो नियम है ये 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेगा। तो ये सरकार को लगता है कि इस कदम से लोगों को हर तेल की 1 लीटर तेल की कीमत में 15 से 20 रुपए का फायदा मिलेगा, इतना उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन एक पेंच ये भी है कि ये कोई पहला कदम नहीं है केंद्र सरकार का जिसमें खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास किया गया हो। इसके पहले भी सरकार ने कई कोशिशें की हैं अलग अलग रूप में, लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को नहीं मिला है। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार ये जरूर कह सकती है कि त्योहारी सीजन में लोगों को फायदा देने के लिए एक कदम और उठाया गया है, लोगों को और सहूलियत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा इसको देखने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिख करके आयात शुल्क में कटौती का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए सिफारिश जरूर की है। जी चलिए, तो इंतजार रहेगा इस पर और अपडेट्स का आपसे। समीर, बढ़ेंगे आगे। करीब 2 साल से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने एक बार फिर
कार्लिल के साथ जाने का फैसला किया है। कार्लिल ग्रुप के साथ किए जाने वाला 4000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू फिलहाल रद्द कर दिया है। खबर है कि पूरी डिटेल बताने के लिए क्या है ये पूरी खबर, इस पर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, क्यों लिया गया ये फैसला? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 4000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू को वापस लेने का फैसला किया है और ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि कंपनी मानती है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी भी चल रही हैं और उसका आउटकम कब निकलेगा वो निश्चितता नहीं है। इसलिए कंपनी आगे बढ़ना चाहती है और नए प्लान्स पर फोकस करना चाहती है, बजाय जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो उसने अनाउंसमेंट किया था करीब 4 महीने पहले उसको जारी रखा जाए। आपको याद होगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अनाउंस किया था मई के महीने में कि वो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लाना चाहते हैं 4000 करोड़ रुपए का, जो कि इन्वेस्टर्स कार्लाइल ग्रुप द्वारा लीड किए गए उन इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स अलॉट होने थे और उसके बाद एक ओपन ऑफर भी प्लान था। पर इस पर कई सवाल उठाए गए कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू क्यों लेके आए और वो राइट्स इशू क्यों नहीं लेके आए। इस पर कई प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने सवाल उठाए और उसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा और उन्होंने सिक्योरिटीज अपीलेट टर्मिनल में इसके खिलाफ अपील की। वहां से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तो कंपनी का मानना यह है कि वो फिर से नए सिरे पर जो फंड रेजिंग है उस पर विचार करेगी कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना विचार था जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए पूंजी जुटाने का वो अब टाल दिया गया है। चलिए, तो यानी एक बड़ा सेटबैक के तौर पर देखना चाहिए इस पूरे खबर को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक ऑलरेडी मॉर्टगेज मार्केट जो है वो अच्छे खासे बूमिंग लेवल पर है और इस वक्त अगर उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है तो इसे एक सेटबैक की तरह देखना चाहिए। शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट कोरोना काल की मंदी से उभर रहा है। त्योहारों के मौसम में रियल एस्टेट मार्केट में रौनक दिख रही है। इस बार घरों की बम्पर सेल हो रही है और इस साल 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच ही 2494 घरों की बिक्री हुई है। इस बारे में पूरी डिटेल्स के साथ ET नाउ स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू ने यह कंपाइल किया रिपोर्ट। खुशबू, बताएं क्या कुछ फिगर्स लेकर आई हैं आप, अच्छी खबर लेकर आई हैं? त्योहारी सीजन इस बार ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, खास तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। अगर आंकड़ों को देखें, नाइट फ्रैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जब से नवरात्रि शुरू हुई है यानी 7 अक्टूबर से अब तक मुंबई में रोजाना 350 से ज़्यादा घरों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब इसी दौरान अगर ओवरऑल देखें कि अब तक कितनी बिक्री हुई है तो 2500 से ज़्यादा घर बिके जा चुके हैं और इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी जो ये रोजाना के बिक्री के आंकड़े हैं ये अगस्त और सितंबर दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो अगस्त और सितंबर में बिक्री देखने को मिली थी वो भी 2018 और 2019 में इन महीनों में जो बिक्री हुई थी उससे कहीं ज़्यादा थी। यानी इकोनॉमी में ये रिवाइवल के संकेत ज़रूर देखे जा सकते हैं। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ी हुई है और क्योंकि इससे पहले जो 21 सितंबर और 6 अक्टूबर के बीच में श्राद्ध का हिस्सा था उसमें डिमांड थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब ये पिकअप होती हुई दिख रही है और अक्टूबर में अभी आधा महीना बीता भी नहीं है और तभी काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिल चुकी है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि अब प्री कोविड लेवल्स के जैसे लेवल्स दिख रहे हैं। कंज्यूमर इज बैक, कंजम्पशन थीम वापस लौटती हुई दिख रही है बाजारों में और उसका एक मिसाल है। आपने देखा कि रियल एस्टेट स्पेस में भी अच्छी खासी हम देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं जहाँ रेजिडेंशियल सेल्स हो रही हैं।